गुची एक ऐसा ब्रांड जो विश्वविख्यात है। दुनिया के हर बड़े शहर में आपको इसके स्टोर मिल जाएंगे। अपने लग्जरियस और महंगे आइटम्स के लिए गुची अमीर लोगों में काफ़ी जानी मानी ब्रांड है और गुची दुनिया की कुछ सबसे पुरानी कंपनियों में से भी एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में गुची फैमिली का कोई भी सदस्य इस कंपनी का मालिक नहीं है। ये कंपनी कैसे गुची फैमिली के हाथ से निकल गई और इस कहानी में क्राइम की एंट्री कब होती है, उसे जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुनना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुचियो गुची, जिनका जन्म 26 मार्च 1881 में फ्लोरेंस इटली में गुची फैमिली में होता है। इनके पिता का नाम गैब्रियालो था, जिनका चमड़े का बिजनेस था और यही बिजनेस बाद में गुचियो को गुची ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। आपने गुची ब्रांड का लोगो तो ज़रूर देखा होगा। उसमें जो डबल जी है वो एक्चुअली में गुचियो गुची को दर्शाता है। अपने जवानी के दिनों में गुचियो लंदन के सेवोय होटल में काम करते थे, जहां पर बड़े बड़े रईस लोग आते थे और उनके लगेज के रख रखाव का काम गुचियो हैंडल करते थे और यहीं से गुचियो को इंस्पिरेशन मिलता है। उस वक्त मार्केट में केवल एक ही कंपनी एच.जे. केव एंड सन्स थी जो लग्जरी बैग्स बनाती थी। अब गुचियो के मन में विचार आता है कि क्यों ना वो इन अमीर लोगों के लिए इस कंपनी से अच्छे बैग्स बनाए। चूंकि गुचियो के पिता लेदर क्रॉक्समैन थे और गुचियो अपने पिता की शॉप पर सालों तक काम कर चुके थे, इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं थी। 1901 में गुचियो की शादी एडा कैल्वेली नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। इसके बाद वक्त बीतता जाता है और इस दौरान उनके 6 बच्चे होते हैं। इनके बच्चों के नाम थे ऊगो, एल्डो, एंजो, ग्रिमाल्डा, वास्को और रोडोल्फो। 1921 में फाइनली गुचियो गुची इटली में अपना पहला ऑफिशियली लेदर स्टोर खोलते हैं, जहां पर वो सैंडल, बैग्स और इसी तरह की कई और लग्जरियस एसेसरीज सेल करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से गुची की शुरुआत होती है। गुचियो का पहला मोटिव ये था कि इटली में लग्जरी बैग्स को सेल करना, जो कि आज भी देखा जा सकता है उनके 100 साल पुराने हॉर्स बिट बैग को देखकर, जिसकी कीमत आज के समय में $2500 है। गुचियो का सबसे बड़ा लड़का एल्डो 16 साल की उम्र में कंपनी ज्वाइन कर लेता है और सैन मार्को कॉलेज फ्लोरेंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाता है। और इसके बाद 1930 में गुचियो अपने 2 और बेटों वास्को और रोडोल्फो को भी फैमिली बिजनेस में उतार देते हैं। अब उस वक्त 1930 में इटली पर कुछ प्रतिबंध लगने के कारण वहां पर लेदर की शॉर्टेज हो जाती है, तो अब गुचियो को इसका समाधान निकालना था। अब यहीं से हेम्प वूवन बैग ब्राउन डायमंड डिजाइन की शुरुआत होती है। हेम्प एक खास तरह की फैब्रिक होती है जो कैनाबिस सतीवा प्लांट से बनाई जाती है। ये डिजाइन गुची के लिए इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मानी जाती है। इस डिजाइन के मार्केट में आने के बाद लोग गुची के प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित होते हैं और गुची कंपनी को एक नई पहचान मिलती है। एल्डो इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हैं और वर्ल्ड वाइड गुची को एक पहचान दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। फिर 1938 में एल्डो इटली से बाहर पहला इंटरनेशनल स्टोर खोलते हैं और ये एक्सपेंशन फिर बढ़ता ही जाता है। दिसंबर 1952 में अपने पिता गुचियो गुची की मौत से 2 हफ्ते पहले एल्डो अमेरिका में पहला स्टोर खोलते हैं, जो कि सवॉय प्लाजा होटल के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। तो पिता गुचियो की डेथ के बाद उनके तीनों बेटे एल्डो, वास्को और रोडोल्फो फैमिली बिजनेस को संभालते हैं, लेकिन एल्डो कंपनी में प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को रखते हैं, तो पूरी गुची कंपनी पर एक तरह से एल्डो का ही कंट्रोल था। अब इसी दौरान एल्डो कंपनी में और बहुत से वैरायटी के प्रोडक्ट्स की शुरुआत करते हैं, जैसे कि डिजाइनर शूज, वॉचेस, परफ्यूम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आज हमें देखने को मिलते हैं। इससे कंपनी को बिजनेस में मिलियंस का फायदा होने लगता है। रोडोल्फो फैमिली बिजनेस में बहुत कम इन्वॉल्व थे क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अलग चीजें चल रही थी। हकीकत में उन्हें एक्टिंग का शौक था और उन्होंने 1929 से 1946 के बीच करीब 40 फिल्मों में काम किया।
एल्डो के 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और 3 बेटे। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम था पालो और उधर रोडोल्फो का सिर्फ एक ही बेटा था, मरीजियो। मरीजियो का जन्म 26 सितंबर 1948 में फ्लोरेंस, इटली में होता है। मरीजियो ने बहुत ही यंग एज में ही गुची में काम करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली उसने गुची कंपनी पैकेज बॉय के तौर पर ज्वाइन की थी और यहीं से उसे बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाता है और मार्केट चेन क्या है उसे समझने का अवसर मिलता है। फिर 1970 में जब मरीजियो 22 साल का होता है तो एक पार्टी में उसकी मुलाकात पैट्रिजिया रिजाइनी नाम की एक लड़की से होती है। पैट्रिजिया का जन्म 2 दिसंबर 1948 में विग्नोला, इटली में होता है और उसका बचपन मरीजियो से काफी डिफरेंट, मुश्किल भरा था। उसकी माँ सिल्वाना एक वेटर के तौर पर काम किया करती थी और इसी दौरान जब सिल्वाना प्रेग्नेंट होती है तो पैट्रिजिया के पिता को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो उसकी माँ को छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद पैट्रिजिया का बचपन और उसकी माँ का जीवन बहुत दुख भरा रहा था। हालांकि पैट्रिजिया जब 12 साल की होती है तो उसकी माँ एक इटली के अमीर आदमी फर्नाल्डो रिजाइनी से शादी कर लेती है। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब पैट्रिजिया का लाइफ स्टाइल और रहन सहन सब बदल जाता है। हालांकि ये नई नई अमीरी थी और पैट्रिजिया को इससे ज्यादा चाहिए था। तो जब पैट्रिजिया मरीजियो से पार्टी में मिलती है तो उसे लगा कि यह उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है हाई स्टेटस पाने के लिए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मरीजियो के पिता को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था क्योंकि रोडोल्फो, मरीजियो के पिता, पैट्रिजिया से नफरत करते थे। उनका शुरू से ये कहना था कि पैट्रिजिया सिर्फ और सिर्फ मरीजियो को पैसों और हाई स्टेटस के लिए इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मरीजियो को लगता था कि ये सच नहीं है। इसके बाद लगभग 2 साल के बाद मरीजियो पैट्रिजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और जब ये बात उसके पिता रोडोल्फो को पता चलती है तो वो मरीजियो को अल्टीमेटम देते हैं कि उसे पैट्रिजिया और गुची में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बावजूद भी मरीजियो पैट्रिजिया को चुनता है। फिर इसके बाद वो कई सालों तक गुची फैमिली से एग्जाइल्ड कर दिया जाता है। मरीजियो और पैट्रिजिया की शादी कोई भी गुची फैमिली का मेंबर अटेंड नहीं करता है। इसके बाद एक्चुअली में गुचियो गुची की मौत के बाद गुची फैमिली में बहुत सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। स्पेशली एल्डो और पालो के बीच में मतभेद हो जाते हैं। एल्डो का बेटा पालो कुछ ऐसी खुद की सब ब्रांड शुरू करना चाहता था जो आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो, लेकिन एल्डो इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन इसके बावजूद भी पालो छिपकर अपने डिजाइनर लेबल्स की शुरुआत करता है, बिना अपने पिता और अंकल रूडोल्फो को बताए हुए। इसी को लेकर एक बार एल्डो और पालो के बीच में झगड़ा भी होता है। इसी झगड़े के बीच में एल्डो का छोटा बेटा रोबर्टो पालो के सिर पर रिसीवर फोन उठाकर मार देता है, जिससे पालो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पालो को गुची से टेम्परेरी फायर कर दिया जाता है और ये चीज पालो को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। इसके बाद पालो कोर्ट जाकर अपने पिता के खिलाफ टैक्स चोरी करने का इल्जाम लगाता है और जब छानबीन होती है तो पालो के द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर पालो के पिता एल्डो को टैक्स चोरी करने के जुर्म में 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और उधर फाइनली 1973 में मरीजियो और पैट्रिजिया शादी कर लेते हैं और इसी साल गुचियो के तीसरे बेटे वास्को की मौत हो जाती है और एक बार फिर गुची में उथल पुथल शुरू हो जाती है। चूंकि वास्को के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसके गुची के शेयर उसकी बीवी को मिलते हैं, जो कि तुरंत उसके बाद एल्डो और रिडोल्फो के द्वारा खरीद लिए जाते हैं। अब एल्डो और रिडोल्फो के पास 50-50% गुची के शेयर थे। बाद में एल्डो ने अपने तीनों बेटों को 3.3% शेयर बांटे और बाकी अपने पास रखे। तो अब रिडोल्फो के पास मेजोरिटी 50% शेयर थे, लेकिन उस वक्त तक एल्डो और रिडोल्फो के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि दोनों का एक ही विजन था कि गुची को और ऊंचाइयों पर ले जाना। एल्डो अब भी गुची के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और मार्केट में उन्हें जीनियस के तौर पर देखा जाता था। लोग उन्हें गुची का इंजन भी कहते थे और कहते हैं कि एल्डो ने ही मरीजियो को मदद की थी उसके पिता के साथ रिश्ते सुधारने में। और आखिरकार फिर रोडोल्फो मरीजियो को माफ कर देते हैं और एक बार फिर मरीजियो की गुची फैमिली में एंट्री हो जाती है। और इसके बाद एल्डो चाहते थे कि मरीजियो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर बिजनेस संभाले। इसके बाद मरीजियो और पैट्रिजिया न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब वो दोनों न्यूयॉर्क में एक लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं।
मरीजियो के पिता रुडोल्फो ने न्यूयॉर्क में उसे ओलंपिक टावर में एक लग्जरी पेंट हाउस गिफ्ट किया था, जहां वो दोनों रहना शुरू कर देते हैं। पैट्रिजिया अब बहुत ज्यादा खुश थी, बड़ी बड़ी हाई सोसाइटी में उठना बैठना, और एक वक्त में वो न्यूयॉर्क की एक सबसे चर्चित वुमेन बन जाती है। जॉन एफ कैनेडी और एलिजाबेथ टेलर जैसे बड़े बड़े लोग उसके दोस्त बन चुके थे, और यही तो वो शुरू से चाहती थी। एक तरह से उसका सपना सच हो गया था। अब मरीजियो मेक्सिको में समुद्र के किनारे एक विला खरीदता है, और फिर उसके बाद वो एक 54 मीटर लंबी वुडन याट जिसका नाम क्रियोल था उसे खरीदता है, और ये अपने वक्त की सबसे अच्छी और मोस्ट एक्सपेंसिव याट थी। वो दोनों पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, और खासकर वो दोनों पार्टियों के लिए भी न्यूयॉर्क में फेमस थे। मरीजियो और पैट्रिजिया आए दिन नाइट पार्टी करते, और पार्टियों में वो खासकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते। पैट्रिजिया उस वक्त गुची के फैशन हाउस में चीफ एडवाइजर के तौर पर काम कर रही थी। पैट्रिजिया लगातार मरीजियो को कंट्रोल करना चाहती थी, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी कि पैट्रिजिया गुची को अपने डायरेक्शन पर चलाना चाहती थी। हालांकि उसके पास इतना पावर नहीं था, फिर भी अब वो गुची लेडी के तौर पर जानी जाती थी, और ये टाइटल पैट्रिजिया के लिए बहुत मायने रखता था। दोनों सोशली काफी फेमस हो जाते हैं, और गुची कंपनी अब अपनी पीक पर थी। गुची के कई नए स्टोर पाम बीच, पेरिस, लंदन, बेवर्ली हिल्स, टोक्यो और भी दुनिया के कई देशों में खुल चुके थे, और इस दौर में गुची फैशन का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। उनके डिजाइन अब बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज पहन रहे थे, जिसमें ऑड्री हेम्बर्न, जैकी कैनेडी और ऑफ कोर्स एलिजाबेथ टेलर। अब 7 साल न्यूयॉर्क में रहने के बाद 1982 में मरीजियो और पैट्रिजिया मिलान इटली वापस जाने का फैसला करते हैं, और अपने इस जीवन के फेस में वो दोनों कैसी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। बट इसके पीछे बातें अब ये भी उड़ने लगी थी कि वो दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते थे। मिलान इटली वापस आने के 1 साल बाद ही मरीजियो के पिता रुडोल्फो की डेथ हो जाती है। रुडोल्फो की मौत के बाद गुची में एक बार फिर उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि अब मरीजियो जो सिर्फ 38 साल का था, उसके हाथ में मेजोरिटी शेयर आ चुके थे, यानी कि 50%। और ऑब्वियसली पैट्रिजिया बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थी इस चीज को लेकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब और ज्यादा कंट्रोल मिलेगा गुची कंपनी में। वो सोच रही थी कि अगर उसका पति पावर में है तो एक तरह से वो भी पावर में है। लेकिन मरीजियो एक ट्रस्टिंग पर्सन नहीं था, वो अपनी फैमिली में किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, और बिजनेस में 50% पार्टनरशिप पाने के बाद वो एक तरह से पूरी तरह बदल गया था। अब उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोचता है और क्या चाहता है। अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा था। लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर बनने से पहले मरीजियो बहुत ही काइंड पर्सन था, और लोगों की मदद किया करता था। बहुत लोगों का कहना था कि 50% कंपनी में शेयर होल्डर बनने के बाद वो बहुत ही मनी हंग्री और शेल्फिश हो गया था। और पैट्रिजिया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे ही उसे 50% शेयर मिलते हैं, वो हर चीज की परवाह करना बंद कर देता है। अब उसे सिर्फ अपनी परवाह थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 70 और 80 का दौर गुची के लिए एक गोल्डन एरा था, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट अब पूरी दुनिया में सेल हो रहे थे। दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में गुची के स्टोर खुल रहे थे। हालांकि रुडोल्फो की मौत के बाद कंपनी का स्तर कुछ घट चुका था। कंपनी ने अब लाइसेंसिंग शुरू कर दी थी, और कुछ छोटे स्तर के भी शोरूम आम लोगों के लिए खुल चुके थे। इससे जो गुची का लग्जरियस स्टेटस था वो गुम होता जा रहा था, और इस दौर में गुची के नाम से कई नकली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए थे, जिसकी वजह से गुची पर असर पड़ रहा था। और इस बात को लेकर पैट्रिजिया बहुत अपसेट थी। फैमिली के हर मेंबर की अपनी राय थी कि वो कैसे गुची को एक बार फिर से उसकी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। खासकर मरीजियो, वो चाहता था कि लाइसेंसिंग को रोक दिया जाए और एक बार फिर से प्रोडक्ट्स को सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही अवेलेबल कराया जाए। मरीजियो नए डिजाइन की शुरुआत करना चाहता है, और उसके लिए नए डिजाइनर्स की भर्ती भी करना चाहता था। अब तक गुची एक फैमिली बिजनेस था जिसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मरीजियों को इसकी परवाह नहीं थी। वो बाहर के लोगों को भी कंपनी में शामिल करता है, और एल्डो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कंपनी के जिस हिस्से पर काबिज थे और जिसे उन्होंने इतना सक्सेसफुल बनाया था, उसको वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मरीजियों के पास अब कंपनी के मेजोरिटी शेयर थे, तो वो अपनी मनमानी शुरू कर देता है,
और एल्डो और उसके बेटे उसका विरोध करते हैं। अब यहीं से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग गुची फैमिली के बीच में हो जाती हैं। इसके बाद 80s के आखिर में एल्डो और उसके बेटों को पता लगता है कि मरीजियो ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर अपने पिता के नकली सिग्नेचर किए हैं ताकि वो विरासत पर लगने वाला मिलियंस डॉलर्स का टैक्स बचा सके। शुरुआत में मरीजियो इन आरोपों को खारिज कर देता है, लेकिन जब जांच शुरू होती है तो गुची का एक एम्प्लॉय टेस्टिफाई करता है कि हाँ, सिग्नेचर्स नकली थे। इसके बाद पुलिस मरीजियो के घर जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मरीजियो का पर्सनल ड्राइवर लुईजी उसे पहले ही खबर कर देता है और इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, मरीजियो अपनी बाइक पर स्विट्जरलैंड भाग जाता है। इसके बाद 2 साल तक इटालियन मजिस्ट्रेट मरीजियो के गुची शेयर सीज कर देते हैं जब तक वो अदालत से बरी नहीं हो जाता है। मुकदमे के बाद मरीजियो पर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं और उसे नॉट गिल्टी पाया जाता है। और चूंकि अब सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे तो एक बार फिर से मरीजियो की 50% शेयर के साथ कंपनी में एंट्री हो जाती है और अब वो अपने अंकल एल्डो से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। तो अब वो पूरी गुची कंपनी पर कंट्रोल चाहता था और उसके लिए उसे और ज्यादा शेयर्स की जरूरत थी जो उसे 50% के ऊपर ले जाएं। तो वो मर्चेंट बैंकर्स मॉर्गन स्टैनली के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि वो मरीजियों की किसी बड़ी कंपनी के साथ सेटलमेंट करा दें जो पैसों से गुची के और शेयर खरीदने में मरीजियों की मदद कर सके। और आखिर में वो मरीजियों की इन्वेस्ट कॉर्प के साथ सेटलमेंट करा देते हैं और अब वो मरीजियों को एल्डो की एक कमजोरी ढूंढने में मदद करते हैं और वो थी पालो। पालो एल्डो का सबसे बड़ा बेटा था जिसके रिश्ते क्लियरली उसके पिता के साथ अच्छे नहीं थे और एट दिस टाइम वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो मरीजियो पालो का इस्तेमाल करता है और आखिरकार पालो अपने 3.3% गुची के शेयर $47 मिलियन में मरीजियो को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बात से एल्डो को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा ही उनके साथ ऐसा करेगा। वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनकी और उनके बेटों की जो पार्टिसिपेशन और वैल्यू कंपनी के अंदर थी वो मरीजियों के द्वारा बर्बाद की जा रही थी। जिस कंपनी को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया उसी कंपनी से उनको हटाने की तैयारी हो रही थी। इसके बाद ज्यादा वक्त नहीं बीता था। मरीजियों के कंपनी पर पूरा कंट्रोल लेने के थोड़े ही दिन बाद एल्डो और उसके बेटे भी अपने सारे शेयर मरीजियों के हाथ बेच देते हैं और उस कंपनी को जिसे उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपने पिता के नाम पर बिल्ड किया था खोने के बस 2 साल के बाद ही एल्डो की 84 साल की उम्र में मौत हो जाती है। और सरप्राइजिंगली मरीजियो एल्डो के फुनेरल में जाता है, लेकिन उसने जो कुछ उनके साथ किया था उसकी वजह से लोग उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन अब उसके पास फुल कंट्रोल था, उसकी फैमिली रास्ते से साफ हो चुकी थी। अब वो जो चाहता था वो कर सकता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुची ने ब्रांड्स की लाइसेंसिंग शुरू कर दी थी जिसकी वजह से कंपनी का कुछ स्तर डाउन हो गया था। तो अब मरीजियो डिसाइड करता है कि वो 16,000 प्रोडक्ट्स को घटाकर सिर्फ 4,000 कर देगा और साथ ही उसने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली मेंबर्स की जगह नई टीम की भर्ती करेगा। और यहीं पर टॉम फोर्ड की एंट्री होती है। उसे एक चीफ डिजाइनर के तौर पर हायर किया जाता है और एक्चुअली में ये गुची के लिए एक गुड मूव था। अब दुनिया के कोने कोने में गुची के फैशन शो होते हैं और गुची की इमेज एक बार फिर से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पर एक तरफ ये सारा बिजनेस ड्रामा और फैमिली ड्रामा चल रहा था तो दूसरी तरफ मरीजियो और पैट्रिसिया की शादी टूटने की कगार पर थी। एट दिस पॉइंट मरीजियो को नई नई लड़कियों के साथ रहने के लिए जाना जाता था और 80s के दौर में एक याट रेस के दौरान मरीजियो की मुलाकात एक शेरी नाम की लड़की से होती है। इसके बाद मरीजियो शेरी के बहुत करीब आ जाता है। जब मरीजियो और शेरी मिलते हैं तो इस वक्त वो दोनों शादीशुदा थे, लेकिन ये चीज दोनों को करीब आने से नहीं रोकती है। मरीजियो की यार्ड क्रियोल की डिजाइनिंग के दौरान दोनों बहुत क्लोजली काम करते हैं। यार्ड की डेकोरेशन और इनोवेशन में 25 मिलियन से भी ज्यादा की कॉस्ट आती है। जब वो दोनों साथ में होते हैं तो मरीजियो उसे बताया करता था कि उसके और पैट्रिसिया के रिश्ते ठंडे पड़ चुके हैं और कहा करता था कि पैट्रिसिया बहुत ही अनलविंग और अनकाइंड थी और उसे डर है कि पैट्रिसिया उसका कत्ल कर सकती है, खासकर अगर वो अपना पावर और हाई स्टेटस खो देती है डाइवोर्स होने के बाद। तो इस बात से साबित हो गया था कि मरीजियो पैट्रिसिया के साथ रहना नहीं चाहता था।
तो इसके बाद मरीजियो डिसाइड करता है कि वो पैट्रिजिया से डिवोर्स ले लेगा। वो डिवोर्स के लिए केस फाइल कर देता है, लेकिन वो पैट्रिजिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि वो कहता है कि वो शहर से बाहर जा रहा है और फिर उसके बाद अपने एक दोस्त को भेजता है जो पैट्रिजिया को ये खबर सुनाता है। तो पैट्रिजिया एक ही झटके में अपना पति और अपना हाई सोशल स्टेटस खो देती है और वो सारी लग्जरी लाइफ जो वो अब तक जीती आ रही थी, इस बात से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तो पैट्रिजिया अब बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं, लेकिन पैट्रिजिया इस बीच मरीजियों की हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। यहाँ तक कि उसने मरीजियों के ड्राइवर और नौकर को उसकी जासूसी के लिए लगा रखा था। उसे हर चीज का पता था कि मरीजियों किस वक्त शेरी के साथ है और कहाँ है। पैट्रिजिया खासकर शेरी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उसका घर टूटा है। वो अक्सर शेरी और मरीजियों को फोन करके उन्हें धमकाया करती थी। इसके बाद शेरी इन सब बातों को लेकर बहुत अपसेट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो मरीजियों से अलग हो जाएगी। इसके बाद 1980 में मरीजियो वेरी क्विकली मूव्ड ऑन और इसके बाद वो एक नई इंटीरियर डिजाइनर पाओला फ्रेंची के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाता है। पाओला मरीजियो की बचपन की दोस्त थी, तो मरीजियो और पाओला दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और साथ में स्विट्जरलैंड में एक क्लब की शुरुआत करते हैं। हालांकि पैट्रिजिया शेरी से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पाओला रियल गोल्ड डिगर थी और वो सिर्फ मरीजियों को उसके पैसे और स्टेटस के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि ये बात क्लियर है कि सेम मोटिव पैट्रिजिया का भी था। तो अब मरीजियो पूरे फैमिली बिजनेस पर कंट्रोल पा चुका था और वो कंटिन्यू पैट्रिजिया से दूर रह रहा था। और इस दौरान पैट्रिजिया का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वो पूरी तरह से गुस्से से उबल रही थी, क्योंकि मरीजियों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। गुची कंपनी अपनी पुरानी पहचान पर लौट रही थी। एक बार फिर ब्रांड पूरी दुनिया पर छा चुका था, लेकिन इसके अपोजिट पैट्रिजिया से सब कुछ छिन चुका था। डाइवोर्स के नेगोशिएशन के दौरान मरीजियो के लॉयर ने पैट्रिजिया को $2.5 मिलियन की पेशकश की थी और इसके अलावा $6,50,000 हर साल, लेकिन पैट्रिजिया इस पेशकश को ठुकरा देती है। लेकिन इस कहानी में अब ट्विस्ट यहाँ आता है कि हकीकत में मरीजियो उतना अमीर अब रहा नहीं था जितना वो लगता था, क्योंकि उसने इस दौरान बहुत पैसा उड़ाया था। न्यू कार्स, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट प्लेन्स, न्यू फर्नीचर इन द ऑफिस, बड़ी बड़ी डिनर पार्टियां, इन सब का भुगतान वो अपने पर्सनल डेबिट कार्ड से करता था और हकीकत में अब वो करोड़ों रुपयों का कर्जदार हो चुका था और उसके पास अब इन्वेस्टर भी नहीं थे। अब उसके पास प्रॉपर्टी तो थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन उसके पास कोई कैश नहीं बचा था। वो सारा कैश अय्यासी में उड़ा चुका था और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अगर वो कर्जे का पेमेंट नहीं करता है तो वो गुची की ओनरशिप खो देगा। पैसों की कमी की कई वजह थी, जिसमें से एक वजह ये थी कि जो फैशन शो गुची कंडक्ट करा रही थी वो कंपनी को फायदा तो पहुंचा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसको कंडक्ट करने के लिए पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था। तो अब 1991 में पाओला को डेट करने के ठीक 1 साल के बाद मरीजियो पैट्रिजिया से फाइनली डिवोर्स के लिए केस फाइल करता है। वैसे तो वो दोनों बहुत सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन ये मरीजियो का फाइनल स्टेप था, जबकि पैट्रिजिया को अब तक ये लग रहा था कि हो ना हो एक दिन मरीजियो उसके पास वापस लौट आएगा, लेकिन अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। और अब उसी साल पैट्रिजिया को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसकी एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है और अब उसे लगता है कि शायद मरीजियो उसकी परवाह करेगा और उसके पास भागता हुआ हॉस्पिटल आएगा और एक बार फिर से वो दोनों साथ हो जाएंगे। लेकिन कहानी कुछ और थी। जब सर्जरी के बाद पैट्रिजिया होश में आती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हाँ, मरीजियो ने उसके लिए फूल का एक गुलदस्ता जरूर भिजवाया था। अब इस बात से पैट्रिजिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि मरीजियो अब उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। पैट्रिजिया मरीजियो से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है और इसके बाद सभी जानते हैं कि वो मरीजियो को मरा हुआ देखना चाहती थी। कई बार उसने इस बात को अपने घर के क्लीनर के साथ मेंशन की और एक बार उसने अपने लॉयर से भी पूछा था कि अगर वो मरीजियो का कत्ल कर देती है तो क्या होगा।
अब वो इस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक आइडिया था। लेकिन 1993 आते आते वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में थी, क्योंकि मरीजियो ने अपने सारे गुची के शेयर्स इन्वेस्ट कॉर्प कंपनी को $200 मिलियन में बेच दिए थे। इन्वेस्ट कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है। तो मरीजियो ने गुची के बाकी शेयर्स को इन्वेस्ट कॉर्प के हाथों बेचने का फैसला क्यों लिया? उसके पीछे कारण ये था कि अब उसके पास ये आखिरी रास्ता बचा था कर्ज से उभरने का, क्योंकि वो अब भी बहुत ज्यादा खर्चा करता था। महंगी घड़ियां, बड़े बड़े घर, याट, और उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। तो अब पैट्रिजिया इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि सच में अब वो कभी भी फिर गुची लेडी नहीं बन सकती थी। उसके पास कंपनी का 0% भी नहीं था। तो अब 70 सालों का गुची कंपनी का सुनहरा इतिहास, और अब इसके बाद कोई भी गुची फैमिली का मेंबर गुची का मालिक नहीं रहता है। फैमिली के हाथ से गुची निकल चुकी थी और पैट्रिजिया इसको लेकर गुस्से से उबल रही थी। पैट्रिजिया को लग रहा था कि मरीजियो ने अपने पूरे परिवार को धोखा दिया है, और खासकर उसे। इसके बाद 27 मार्च 1995 को मरीजियो रोज की तरह मिलान में अपने ऑफिस में इंटर कर रहा था। तभी एक शख्स आता है और उसके ऊपर 3 फायर करता है, जिसमें से एक गोली मरीजियो के सिर में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मरीजियो के अंतिम संस्कार में गुची फैमिली का कोई भी मेंबर शामिल नहीं होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पैट्रिजिया और उसकी दोनों बेटियां वहां मौजूद थी, और लोगों का कहना था कि उसका बिहेवियर वहां पर बहुत ही अजीब था। तो अब शुरुआती जांच में पुलिस मरीजियों के ऑफिस में जो डोरमैन था उससे पूछताछ करती है, क्योंकि उसने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो वो पुलिस को बताता है कि कातिल ने साइलेंसर गन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से फायर की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी। लेकिन पुलिस का मानना था कि ये कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि अगर कातिल प्रोफेशनल होता तो वो सबूत के तौर पर डोरमैन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि मरीजियो बहुत ज्यादा कर्जे में था, तो शायद किसी ऐसे शख्स ने मरीजियो को मारा हो जिसका वो कर्जदार हो और उसका पैसा न लौटा रहा हो। पुलिस हर पहलू की जांच करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसके बाद ये केस 2 साल तक यूं ही पड़ा रहता है। इसके बाद 1997 में पुलिस के पास एक फोन आता है, और वो शख्स कहता है कि उसको पता है कि मरीजियो का कातिल कौन है। इसके बाद पुलिस उस शख्स के बताए गए पते पर पहुंचती है और उससे बात करती है। अब वो शख्स एक शख्स का नाम बताता है, उसका नाम था इवानो सेवियानी। पुलिस इवानो को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। फिर इवानो इस बात को कबूल करता है कि वो मरीजियो के कत्ल में इन्वॉल्व है, लेकिन गोली उसने नहीं चलाई थी। अब वो 4 लोगों के नाम बताता है जो इस मर्डर में शामिल थे। इसके बाद पुलिस जाती है और उन 4 लोगों को उठाती है। इसमें जो हिटमैन था उसका नाम था बेनेडेटो सेराआलो, और एक ड्राइवर ओराजियो सिकाला, और एक औरत का नाम था पीना ओरिएमा, जिसने पैट्रिजिया की मदद की थी इस सारे कांड को अंजाम देने में। और ऑब्वियसली चौथा जो शख्स था वो थी पैट्रिजिया। लेकिन पैट्रिजिया शुरुआत में इन सारे आरोपों को मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो पीना और उसके बाकी साथी हैं जिन्होंने मरीजियों को मारा और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया कि हमने मरीजियों का कत्ल कर दिया है और ये तुम हमेशा से चाहती थी। और इसके बदले में उन्होंने मुझसे $3,75,000 की मांग की। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि हकीकत में पीना और पैट्रिजिया बहुत अच्छे दोस्त थे, और मरीजियों की मौत के तुरंत बाद उन दोनों को साथ में देखा गया था। तो पुलिस पैट्रिजिया से पूछती है कि अगर वाकई में पीना तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी तो तुम दोनों मरीजियों की मौत के बाद साथ में क्यों घूम रही थी। इसके बाद हुई जांच में जब पैट्रिजिया के बैंक अकाउंट से हुए पेमेंट को देखा जाता है तो क्लियर हो जाता है कि पैट्रिजिया पूरी तरह से इस कत्ल में इन्वॉल्व थी। पीना और बाकी के लोग इस बात को बता देते हैं कि पैट्रिजिया ने ही उन्हें मरीजियों की सुपारी दी थी। इसके बाद पुलिस पैट्रिजिया के साथ बाकी के सभी लोगों को जेल भेज देती है, और इस दौरान मुकदमा चलता रहता है। हिटमैन बेनेडेटो, जो कि भारी कर्जे में था, जो €2,50,000 में मरीजियों को मारने के लिए तैयार हुआ था, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और उसके ड्राइवर ओराजियो को 29 साल की सजा सुनाई जाती है। इवानो को 26 साल की सजा सुनाई जाती है और पीना को 25 साल की सजा सुनाई जाती है।
और आखिर में पैट्रिजिया को 29 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद पैट्रिजिया को 12 साल के बाद 2011 में अर्ली रिलीज के लिए ऑफर किया जाता है कि अगर वो सरकार के साथ मिलकर एक वर्क प्रोग्राम में हिस्सा लेती है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली पैट्रिजिया मना कर देती है। वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया है और ना ही वो कभी करने वाली है। हालांकि 3 साल के बाद उसे एक बार फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जब ओजार्ट कॉस्ट्यूम ज्वेलरी फर्म, जो कि मिलान इटली में स्थित है, उसे एक बार फिर अर्ली रिलीज के लिए ऑफर देती है। इस बार पैट्रिजिया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और आखिरकार गुड बिहेवियर को देखते हुए 2016 में उसे रिहा कर दिया जाता है। मरीजों के कत्ल के लिए वो सिर्फ 18 साल जेल में रहती है और जैसे ही उसे रिलीज किया जाता है, एक रिपोर्टर उससे सवाल करता है कि तुमने मरीजों के कत्ल के लिए हिटमैन को क्यों हायर किया, जबकि तुम खुद से भी उसे मार सकती थी। तो पैट्रिजिया कहती है कि मेरी आंखें कमजोर हैं और मैं निशाना मिस नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। आप सबको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपको क्राइम की कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।